हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वर्क और हमने पढ़ा था पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो दो टाइप की मैं फोर्स डेफिनेशन बता रहा हूँ, बस वो डेफिनेशन तुम्हें याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन सीधा इसमें से भी पूछ सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दो डेफिनेशन है, ये तुम्हें याद रखनी है। देखो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा कौन से होते हैं और इसके भी। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, विच डिपेंड्स ऑन कंजर्वेटिव फोर्स है ये। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल बताओ जरा, पोजीशन पे कौन से फोर्स डिपेंड करते हैं। देखो हमने पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रखा है, उनके बीच की सेपरेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो हम यहां से इसके एग्जांपल ये देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब जो भी सेपरेशन पे डिपेंड कर रहे हो, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हो, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मेन दो एग्जाम्पल है, इनको याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये बात ध्यान रखनी है। द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, द फोर्स विच डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच डिपेंड ऑन पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट अगर पाथ पे चलेंगे तो डिफरेंट फोर्स लगेगा। ऐसा कौन सा फोर्स का एग्जांपल जरा देना, कौन सा है जो पाथ पे डिपेंड करे। मीन्स जैसे एक तो स्मूथ रोड हो, एक रेनी सरफेस हो, या फिर एक खुरदरा सरफेस हो, तो उनमें अलग अलग फोर्स लगेगा। तो वो कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। मेन एग्जांपल इसमें है फ्रिक्शनल फोर्स विच डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको एग्जांपल में क्वेश्चन ये पूछेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज विच टाइप ऑफ फोर्स। तो अगर तुम्हें डेफिनेशन याद नहीं है तो तुम बता नहीं पाओगे कि कौन से टाइप का है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तुमने ये तीन ही टाइप के फोर्स पढ़े हैं अभी, तो इन्हीं तीन टाइप में मैंने बताए हैं। बाकी कई सारे टाइप के फोर्स होते हैं और भी आएंगे, आगे आएंगे, 12th के बाद आएंगे आपके फोर्स और भी आएंगे जो आएंगे। न्यूक्लियर फोर्स आता है, वो आता है जो कि अभी सिलेबस से हटा दिया था, इसलिए वो नहीं है न्यूक्लियर फोर्स, 12th क्लास में आता है वो भी। अब नेक्स्ट इसमें देखो, हमने क्वेश्चंस, मैंने कहा था कि क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, एक तो मैं बताता हूं जो हमने पढ़ा था अभी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनता है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कि उतनी वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू। वो एनर्जी जो है चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है जरा बताओ कमेंट करके। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ये है कि उस सिस्टम का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई एनर्जी उसके अंदर नहीं जा रही है और कोई एनर्जी उसमें से बाहर नहीं जा रही है। मतलब उस सिस्टम के अंदर ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। एक एनर्जी से, एक फॉर्म की एनर्जी से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकती है। जैसे काइनेटिक कन्वर्ट हो सकती है पोटेंशियल में, या फिर कोई और दूसरी टाइप की एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है किसी और फॉर्म में। तो मतलब एनर्जी जो है कन्वर्ट हो सकती है दूसरी फॉर्म में, लेकिन टोटल एनर्जी वही रहेगी, सेम, ठीक है। तो टोटल एनर्जी मैं लिखता हूँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ओनली। मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ ये दो ही एनर्जी ले रहा हूँ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो इसी पे आता है। अब क्वेश्चन देखो कैसे है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास कुछ हाइट के ऊपर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने सेकंड यूनिट में भी किए थे, अब यहाँ पे भी कर रहा है। देखो कुछ हाइट के ऊपर है, यहाँ पे लेट्स से ये हाइट है इसकी h, इसका मास है m, ठीक है। अब ये फिलहाल है रेस्ट में, जैसे सरफेस से कुछ हाइट पे है तो ये रेस्ट में है। अब इसको मैं छोड़ता हूँ तो कितनी वेलोसिटी से या कितनी स्पीड से वो जाके टकराएगा, ये क्वेश्चन हमने किया था। ये क्वेश्चन हमने किया था इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। अब इसको हम यूज करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। देखो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी
और यहाँ पे बताओ कितनी होगी, जब ये टकराएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, ओनली एंड ओनली, रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, ओनली क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और कितनी होगी, mgh। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सरफेस पे टच कर गया तो हाइट तो जीरो हो गई है ना, लेकिन कुछ स्पीड से टकराएगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो लेट्स से ये v वेलोसिटी से या v स्पीड से जो है टकरा रहा है यहाँ पे, तो ओनली एंड ओनली इसमें क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब ये दोनों वैल्यू जो है बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये बन गया mgh इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से v की वैल्यू जो बनेगी, देखो m से m कैंसिल हो गया, √2gh। यही फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था पहले भी सेकेंड यूनिट के अंदर, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी काम आ रहा है। ठीक है, ये तो था सिंपल, एक ऑब्जेक्ट है ऊपर है तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी। ऐसा ही क्वेश्चन है अगर स्प्रिंग के केस में हो, ये मेरे पास स्प्रिंग है और ये मास है, ठीक है, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, मान लो यहाँ तक पहुँच गया ये ऑब्जेक्ट मास, और ये स्ट्रेच होगी यहाँ से यहाँ तक x। ठीक है, तो हमें इसमें ये बताना है, लेट्स से ये मेरे पास है क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेच है। मैक्सिमम स्ट्रेच का मतलब ये है कि यहाँ पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट जो है वापस उल्टा आएगा और आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेच के ऊपर इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है कितनी होगी, जीरो होगी। तो हमें निकालना है जब ये उल्टा आएगा तो यहाँ पे किस स्पीड से ये इस तरफ जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से मास छोड़ेंगे तो ऐसे जाएगा, पहले इसको स्ट्रेच करेगा, फिर इसको कंप्रेस करेगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा, बराबर डिस्टेंस पे आएगा। अगर आइडियल स्प्रिंग ले रहे हैं हम, यहाँ पे सारे केसेस जो है आइडियल स्प्रिंग, मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने आइडियल स्प्रिंग की ही निकाली थी। तो आइडियल स्प्रिंग ले रहे हैं मतलब बराबर जितना स्ट्रेच होगा उतना ही कंप्रेशन होगा इसके अंदर, हम बराबर ले रहे हैं सब, और हर बार जो है बराबर ही रहेगा, ये भी आइडियल केस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी, है ना। एक्स जो है मैक्सिमम स्ट्रेच है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है स्प्रिंग के केस में, एक्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेच है, या फिर कुछ इसको और नाम दे सकते हो तुम, ए मैक्सिमम स्ट्रेच इन स्प्रिंग, इसको ए नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये पॉइंट ले लो, चलो कुछ भी पी ले लो, ये पी पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे है क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट पे हमें निकालनी है कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड से आके ये आगे की तरफ कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है इसकी। तो देखो इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमारी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं वहाँ पे क्योंकि जीरो है स्पीड उसकी, क्योंकि वहाँ से तो वापस आ रही है वो, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के, एक्स की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पे ए, तो के इसके, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जीरो हो जाएगी ना, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी कंप्रेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, कोई भी कंप्रेशन नहीं है, कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हमने ये जो डिस्टेंस ली थी, डिस्प्लेसमेंट ली थी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से ली थी हमने, तो ये जीरो हो जाएगी। इस पी क्यू पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आएगी इसके अंदर, लेट्स से मैं ले रहा हूँ ये, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन की इसकी एनर्जी जो है कहीं और नहीं जा रही है दूसरे सिस्टम में, सिर्फ इसी सिस्टम में पड़ी है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, तो यहाँ से बनेगा हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ के a²। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वेलोसिटी जो है आगे कितनी आ गई, देखो के a² बाई m, के a² बाई m और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये बन गया के a² बाई m, ये वेलोसिटी और उसका अंडर रूट कर देंगे तो ये वेलोसिटी आ गई। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम स्ट्रेच का स्क्वायर डिवाइड बाय मास। ठीक है, तो ये तो था स्प्रिंग का केस, इसमें हमने वेलोसिटी निकाल दी, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला भी। ठीक है, तो फॉर्मूला याद नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना तुम्हें आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ दो ही एनर्जी हमने पढ़ी है, तो बस उन्हीं को कन्वर्ट कर दो। अब पोटेंशियल एनर्जी वो स्प्रिंग की भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, दो मैंने पढ़ाई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ाई है मैंने, तीन पढ़ाई है। अब देखते हैं आगे कि आइंस्टाइन की एक रिलेशन है मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस उसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, आइंस्टाइन
मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो मास के इक्विवेलेंट कैसे है, उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी बन जाती है। जैसे एग्जांपल तुम्हें लेना है, एक लकड़ी ले लो, बड़ी सारी लकड़ी, ठीक है, उसका वेट कर लिया हमने, उसका मास नोट कर लिया, ठीक है, वेट करके उसको ग्रेविटी से डिवाइड कर देना, वो मास होगा। तो मास हमने निकाल लिया। अब उसका क्या करना है, हमें उसको जलाना है, ठीक है, ऐसे किसी बर्तन के अंदर जलाना ताकि उसकी राख जो है इकट्ठा हो जाए एक जगह। तो अब उसकी राख इकट्ठी हो गई, अब उस राख का वेट दोबारा से करना है, ठीक है, और चेक करना है कि जो वेट पहले था लकड़ी का वही वेट है कि नहीं है। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्यों, तो कहाँ गया वो मास, वो वेट जो है कम कैसे हो गया, वो मास कम हो गया, क्योंकि है ना ग्रेविटी तो उतनी ही लगेगी। तो मास कम हो गया तो किस फॉर्म में चला गया, वो एनर्जी की फॉर्म में। कौन सी एनर्जी हमें मिली भाई, वो जल रहा था तो हीट मिल रही है ना हमें, तो हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो लकड़ी का जो मास है वो कम हो गया, इसका मतलब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो सेम रिलेशन ये अप्लाई होती है सन के केस में, जो हमारे पास लाइट आ रही है ना, सोलर रेडिएशन, सन, तो वहां पे भी ये अप्लाई होती है। वहां पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो 4 हाइड्रोजन का मास और 1 हीलियम का मास जो है बराबर नहीं होता है, कुछ एक मास का डिफरेंस आता है। 4 हाइड्रोजन का मास ज़्यादा होता है, 1 हीलियम का मास थोड़ा कम होता है, तो वो एक्स्ट्रा मास चला जाता है एनर्जी रिलीज में, और वही एनर्जी हमारे पास आ रही है फिलहाल। तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आइंस्टाइन ने कहा था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब इसमें लास्ट टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन का मतलब है टकराना। तो कोलिजन 2 टाइप्स के हैं मेनली यहाँ पे, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जितने भी हो, हमें सिर्फ 1 डायमेंशन ही पढ़ेंगे। कोलिजन 2 टाइप के हैं, कौन कौन से हैं भाई, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीज़ें कंजर्व होती हैं। पहली बात तो ये है, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी, आइसोलेटेड सिस्टम हम मानेंगे इसको, इज कंजर्व्ड टोटल एनर्जी। इस केस में भी टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व ही होगी। आइसोलेटेड सिस्टम माने तो कोई भी कोलिजन हो, टोटल एनर्जी जो है कंजर्व ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। इसमें भी लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, एक्सटर्नल फोर्स इसमें 0 है, तो लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। थर्ड पॉइंट इसमें लिखो, काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व। इसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ये बात इसमें ध्यान रखनी है बस। काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें कंजर्व रहती है, इलास्टिक में, इसमें कंजर्व नहीं रहेगी, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगी। ऑलवेज देयर इज सम लॉस इन ए काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी किसी की फॉर्म में भी लॉस हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में या फिर किसी भी एनर्जी में लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मेन ये फैक्टर है, काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, इसमें नहीं रहती है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन वो है, इन इलास्टिक कोलिजन वो है जो काइनेटिक एनर्जी जिसमें कंजर्व नहीं होती। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है सीधा सीधा, इन विच टाइप ऑफ कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो तुम्हें ये याद रखना है, ये पॉइंट जो है, तीनों पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है। इनमें से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ सकते हैं, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। अब 1 डायमेंशन में देखो, एक इसमें एक पैरामीटर है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन दोनों हमें देखने हैं यहाँ पे। तो 2 ऑब्जेक्ट अगर लिए हैं तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, ये होगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसकी वैल्यू जो है इलास्टिक कोलिजन के लिए कितनी होती है,
और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कितनी होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मैं बताऊंगा क्या होता है अभी। तो इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, फॉर इलास्टिक कोलिजन इसको हम लिखते हैं ई से, फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन की में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहता है, तो इसकी वैल्यू जो है 1 आती है इलास्टिक कोलिजन के लिए। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, तो इन इलास्टिक में क्या है काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहती है, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी, पर होगा क्या कि जैसे दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, है ना, तो टकराने के बाद आफ्टर द कोलिजन वो दोनों एक दूसरे के चिपकते चलेंगे, मतलब उन दोनों की स्पीड जो है वो सेम ही रहेगी, दोनों की स्पीड सेम रहेगी आफ्टर द कोलिजन। इसका मतलब ये दोनों सेम है तो ये डिफरेंस इनका 0 हो जाएगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मीन्स आफ्टर कोलिजन दे विल स्टिक ईच अदर, आफ्टर कोलिजन they will stick each other, they will stick each other and move with same speed, each other and move with same speed, सेम स्पीड से मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इनकी 0। तो इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो कितनी पुट करनी है तुम्हें 0, सीधा आंसर 0 पुट कर देना है, ये याद रखना है, फैक्ट है तुम्हें याद रखने सीधे सीधे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन उसके लिए 1 वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, सीधी सीधी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इलास्टिक और इनइलास्टिक पे। अब हम पढ़ते हैं 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, उसके कुछ स्पेशल केस हम करेंगे, ठीक है। स्पेशल केस ही करवाऊंगा मैं, बाकी कुछ डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हम, क्योंकि लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, कोई फायदा है नहीं डेरिवेशन करने का। हमें सीधा क्या याद रखने हैं, इनके रिजल्ट याद रखने हैं, जो भी रिजल्ट है वो याद रखने हैं बस। डेरिवेशन तो तुमने स्कूल में कर ही रखा है, तो रिजल्ट याद रखने हैं और उनको अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चन उनके करने आने चाहिए तुम्हें। तो रिजल्ट क्या है कि अगर इलास्टिक कोलिजन में 1 डायमेंशन में बता रहा हूँ, बस ये लास्ट हम टॉपिक इसके अंदर करेंगे और कोई टॉपिक इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई 2 ऑब्जेक्ट ले लो डिफरेंट मासेस के, मैंने ले लिए M1 और M2। 1 डायमेंशनल हम बात कर रहे हैं तो सेम ही डायमेंशन में इनकी स्पीड है U1 और U2। तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, अब कोलिजन होने के बाद जो है इनकी 1 डायमेंशनल ही है तो 1 डायमेंशनल में ही जाएंगी स्पीड भी V1 और V2, और ये मास इनके हैं, मास में कोई लॉस नहीं हुआ, कोई भी कुछ टूटा फूटा कुछ भी नहीं है, कोई लॉस नहीं है, सिर्फ कोलिजन हुआ उनका और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन, इनके रिजल्ट हैं वो तुम्हें याद रखने हैं। अब वो रिजल्ट क्या है, देखो V1 की वैल्यू जो है वो याद रखनी है 2m2u2 प्लस m1 माइनस m2 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, दोनों के नीचे है m1 प्लस m2। तो ये रिजल्ट तुम्हें याद रखना है। और V2 की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है 2m1 u1 माइनस m1 माइनस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर ये रिजल्ट तुम्हें याद नहीं हो रहे हैं तो इनके बाद जो स्पेशल केस मैं करवा रहा हूँ उनको याद रखने हैं। अब वो स्पेशल केस क्या है, लेट्स से इफ m1 इज वेरी लेस देन m2, इसका मास जो है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस। लेट्स से ये कोई कुछ भी वॉल लगा लो, वॉल होगी तो इसकी स्पीड जो है 0 होगी, U2 भी 0 पुट कर लेंगे हम। और यहाँ पे भी पुट कर सकते हो कि टारगेट इज एट रेस्ट, स्पेशल केस हम पढ़ रहे हैं, टारगेट इज एट रेस्ट, टारगेट रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है U2 जो है वो कितना है 0, स्पेशल केस में हम पढ़ रहे हैं। तो एक बॉल ले ली हमने, बॉल गेंद, और वो दीवार के हम मारेंगे सीधा 1 डायमेंशन में मारनी है, यानी टेढ़ी बॉडी मारनी है, सीधी मारनी, सीधी तो जब तक जाएगी नहीं जब तक आप तुम कुछ इंस्ट्रूमेंट से नहीं फेंकोगे, है ना। ऐसे फेंकोगे तो हाथ से तो थोड़ा बहुत बैंड हो ही जाता है, एंगल बन ही जाता है,
और वैसे भी ग्रेविटी की वजह से थोड़ी बहुत वो नीचे की तरफ बेंड हो ही जाती है। तो तुम्हें परफेक्टली सीधी फेंकनी है ताकि वन डायमेंशन में हो, ठीक है। तो टारगेट रेस्ट में है, वॉल है अपनी रेस्ट में रहेगी, ऑब्वियसली बात है। तो U2 मैंने 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पे U2 0 है, ये मास जो है काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ये अपनी बॉल है, ये है दीवार। तो कोलिजन होने के बाद देखो दीवार तो खिसकेगी नहीं, है ना, दीवार नहीं खिसकेगी। इसका प्रूफ क्या है, ये जो मास है ना M2, मतलब ये दीवार का मास है, ये मूव नहीं करेगा, हमें पता है नहीं करेगा। लेकिन हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पर V2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए हमारे पास, है ना। तो V2 की वैल्यू जरा कैलकुलेट करके देखो जरा क्या आएगी। देखो U2 ऑलरेडी 0 है तो ये टर्म 0 होगी, बच गया सिर्फ ये वाली टर्म, है ना। तो V2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2m1u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना। अब देखो अप्रोक्सीमेशन ये लगाएंगे कि m1 जो है वो बहुत छोटा है m2 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाला जो फैक्टर है m1 प्लस m2 वो क्या आ गया, सिंपल m2 ही आ जाएगा। तो नियरली इक्वल टू 2m1u1 डिवाइड बाई m2। अब देखो ऊपर वाला जो ये फैक्टर है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस वन, बड़े ये वाला फैक्टर जो है बहुत बड़ा है कि नहीं है, क्योंकि दीवार का मास जो है बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉल का मास, और उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो किसी भी बड़ा नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है नियरली 0 ही आएगी, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि भाई इसके कंपेयर में इसका मास इनफाइनाइट ही हो गया तो ये वैल्यू सिंपल 0 ही हो जाएगी। अगर कुछ कम है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, पहली बोर्ड का दूसरी के साथ उसका जो मास है उसका इतना ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में नियरली 0 करना है हमें, ठीक है। अगर कंपेरेबल है तो इसको यहीं पे छोड़ देना है 2m1u1 बाई m2, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है एक, अगर दोनों का मास बराबर हो, मास बराबर हो हमारे पास, इफ m1 इज इक्वल टू m2, ये केस सेकंड कर लो, वो केस फर्स्ट ले लिया था हमने, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो v1 कितना होगा, v2 कितना होगा हमारे पास, कैलकुलेट करो जरा, फॉर्मूला ये पुट करो और इसमें निकालो जरा क्या आएगा। देखो m1 और m2 दोनों बराबर हैं तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इसमें ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये क्या बन गया, 2m2 की जगह m पुट कर दो, u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 बन गया 2m, है ना। तो ये बन गया सिंपल u2। सिमिलरली ये v2 बनेगा u1, ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो हमारी क्या बन गई 2mu1 और ये 2m से 2m कैंसिल, u1 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वेलोसिटी थी u1 वो ट्रांसफर होगी किसमें, सेकेंड ऑब्जेक्ट में, मतलब अपनी वेलोसिटी जो है इन्होंने इंटरचेंज कर ली। देखो v1 बन गया u2 और v2 बन गया u1, मतलब अपनी वेलोसिटी जो है इन्होंने इंटरचेंज कर ली। पहला जो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जा रहा था और दूसरा जो जा रहा था आफ्टर द कोलिजन, इसकी वेलोसिटी इसने ले ली और इसकी वेलोसिटी इसने ले ली आफ्टर द कोलिजन। वन डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है। ये स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट केस है, ये तुम्हें याद रखना है कि अगर दोनों का मास सेम हो, मतलब दो बॉल ले ली हमने, दोनों के मास सेम है, डिफरेंट वेलोसिटी से मैंने फेंकी है वन डायमेंशन में, आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटी जो है इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन ये यहाँ पे ये हो इसी में स्पेशल केस में कि इफ टारगेट इज एट रेस्ट और दोनों का मास बराबर है, इसका मतलब u2 जो है कितना है, 0 है, टारगेट ये हमारे पास रेस्ट में है तो इसकी स्पीड जो है 0 होगी, है ना। तो u2 की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे v1 इज इक्वल टू बन गया 0 और v2 बन गया सिंपल u1। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये रेस्ट में बैठा है और यहाँ से बॉल आ रही है दूसरी बॉल, ठीक है। अब ये बॉल इसकी वेलोसिटी v1 है तो v1 कितनी हो जाएगी, 0, मतलब इसके टकराने के बाद ये इसी जगह पर रुक जाएगी और ये बॉल इसकी स्पीड से आगे की तरफ जाएगी। समझ में आया कि नहीं, वो बॉल जो थी और ये वाली बॉल ये इसके टकराएगी और ये चलने लग जाएगी, ये यहाँ पे आके रुक जाएगी बस, मतलब अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर ली इन्होंने, वेलोसिटी इंटरचेंज ही कर ली क्योंकि टारगेट रेस्ट पे था तो ये रेस्ट में बन जाएगा और ये मोशन में चला जाएगा। बस इसी का स्पेशल केस हमने ये किया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, नॉर्मली क्वेश्चन जो है सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। तो तुम्हें ये वाला जो इसका स्पेशल केस है ना, रिजल्ट ये याद रखना है, ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये रिजल्ट याद रख लो। अगर दोनों का मास सेम हो तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर एक का मास ज़्यादा हो तो उसकी वेलोसिटी जो है, दूसरे की वेलोसिटी जो है वो हमने नहीं कैलकुलेट करी, है ना।
तो वेलोसिटी कितनी होगी, जैसे दूसरे वाले की अगर मास ज़्यादा है m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 था, तो वेलोसिटी v1 कितनी कैलकुलेट करी हमने, वेलोसिटी v1 हमने कैलकुलेट नहीं की थी, v2 हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी, 0 आई थी। तो v1 हम कैलकुलेट करते हैं, देखो क्या आएगा कि अगर हमारे पास क्या हो, टारगेट रेस्ट में हो, है ना, टारगेट रेस्ट पे है, u2 की वैल्यू 0 है तो 0 पुट करनी है यहाँ पे, और क्या है m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो m2 यहाँ पे काफी बड़ा है, इस ये वैल्यू काफी बड़ी है इससे, तो क्या होगा कि इसी के बराबर ही आ जाएगा लगभग ये, तो नियरली इक्वल टू माइनस ऑफ m2 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना बन जाएगा, सिंपल m2, तो ये बन गया माइनस ऑफ u1। इसका मतलब अगर बॉल के हम बॉल मारेंगे ना तो उसी वेलोसिटी से वो वापस आएगी, नेगेटिव साइन है ना यहाँ पे, तो जिस स्पीड से हमने मारा है उसी स्पीड से वो वापस आ जाएगी, उसको दीवार को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये था इलास्टिक कोलिजन जो हमने पढ़ा है अभी तक। इसमें हमने दो केसेस करे हैं, एक तो दोनों का मास सेम हो तब क्या होगा, और एक में एक का मास ज़्यादा हो तब क्या होगा। ठीक है, ये वाला केस इसमें छूट गया था, V1 जो है वो उसमें लिख लेना पहले वाले केस के अंदर। तो ये था इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। ओनली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तुम्हें याद रखना है, 0 होता है परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। ठीक है, अगर उसमें क्वेश्चन, चलो उसका भी 1 डायमेंशन कर लेते हैं, वो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 डायमेंशनल ओनली एंड ओनली हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ही पढ़ेंगे, दूसरा नहीं पढ़ेंगे हम। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब उसके अंदर क्या होता है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में चिपक के चलते हैं आफ्टर द कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक इन 1 डायमेंशन ही पढ़ेंगे हम। तो इसकी स्पीड मैंने मान ली u1 है, m1 इसका मास है, और इसकी स्पीड मैंने मान ली u2 है, m2 इसका मास है, और आफ्टर द कोलिजन दोनों स्टिक होके चलेंगे विद द सेम स्पीड v। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल लो, लगाओ इसमें m1 u1 प्लस m2 u2, बिफोर कोलिजन ये हो गया, आफ्टर द कोलिजन कितना होगा m1 प्लस m2 इंटू में v। यहाँ से v जो है कितना आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखो कि लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में अगर टारगेट एट रेस्ट हो, टारगेट जो है रेस्ट में हो, टारगेट इज एट रेस्ट, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सिंपल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करना है हमें, v निकाल लेनी है और u1 हमें पता है, तो इसमें सीधा पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो टारगेट हमने रेस्ट में कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसकी होगी, इसकी नहीं होगी। अगर इसकी भी गिवन है पर टारगेट रेस्ट में नहीं है तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू भी पुट करनी है, हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, और इनको सोल्व करना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इसमें पहले ये निकालना है फिर ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन तुम ट्राई भी मत करो क्योंकि टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं उसमें। तो ये पूरी टॉपिक दोबारा क्लियर हो गया है, इसके जो भी क्वेश्चन तुम्हें बनते हैं वो कर लेने हैं। बाद में जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो और क्वेश्चन मैं ट्राई करवाऊंगा, फिर डेली हम क्वेश्चन ही सोल्व करा करेंगे। तो अभी तुम्हें सिर्फ ये थ्योरेटिकल पार्ट करना है और इसके जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए वो सोल्व करने हैं।